तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। देवभूमि में आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। देवप्रयाग में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। आपदा प्रभावित इलाके का जायजा लिया है। बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम के साथ मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत भी साथ रहे और ऐसे में देवप्रयाग में प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर भी सीएम ने देखा। नई तहसील का भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण किया। तो दशरथ पर्वत पर मंगलवार शाम बादल फटने से शांता गदेरा उफान पर आ गया, जिससे देवप्रयाग बाजार में तबाही मच गई। बुधवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। वहां पर आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत भी की है। देवप्रयाग में बादल फटने से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। आईटीआई का भवन भी ध्वस्त हो गया। तो मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और कहा कि हर संभव सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को प्रभावितों को अनुमानित सहायता जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो देवप्रयाग में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सुदीप जैन संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आपदा प्रभावित इलाके का जायजा लिया। जी देखिए, कल जो देवप्रयाग में त्रासदी हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री आज सुबह अपने कैबिनेट के सहयोगी धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल, जो कि सरकार में प्रवक्ता भी हैं, उनके साथ मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी और एसएसपी पहले से मौजूद थे। सीएम ने पूरा निरीक्षण किया है घटनास्थल का, क्या क्या नुकसान हुआ है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं जी। और कहा गया है कि जो भी भवन टूटे हैं, यदि किसी का आवास टूटा है तो जल्द रिपेयर करने के साथ ही जो आपदा अधिनियम के तहत मुआवजा मिलता है वो तत्काल लोगों को दे दिया जाए और किसी के यहाँ भी राशन भोजन इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसको भी दूर किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने देवप्रयाग में प्रस्तावित कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया है और उसकी व्यवस्था में और सुधार लाने के भी डीएम को निर्देश दिए। ऐसे में कितने भारी नुकसान की आशंका जताई और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने? देखिए, मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पर इस बात पर चिंता जताई है कि मानसून सीजन से पहले ही जो क्लैमिटी हो रही है बादल फटने की, चाहे चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी और अब टिहरी जिले में दूसरी घटना है। और जहां तक मुआवजे और राहत की बात है, सीएम ने कहा है कि जो भी यथासंभव मदद सरकार कर सकती है करेगी और जो जिस मुआवजे के लिए अनुमन्य है उसको वो मुआवजा सरकार दिलाएगी। और साथ ही साथ क्या आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की है? जी, आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की है, लोगों से बातचीत भी की है, जिले की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि टिहरी जिले में नरेंद्र नगर भी आता है और नरेंद्र नगर सीट के विधायक व मंत्री सुबोध उनियाल भी साथ थे। तो उन्होंने भी अपने जिले के कुछ इशू मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए जो समस्याएं हैं या जो मांग है उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम को भी कहा है कि वो विस्तृत एक प्रस्ताव बनाकर देंगे, यदि किसी को कोई संबंधी समस्या आ रही है तो उसका भी निस्तारण किया जाएगा। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता सुदीप जुड़े थे, इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। तीरथ सिंह रावत खुद वहां पर पहुंचे और आपदा प्रभावित एरिया का जायजा लिया और हर संभव मदद की यहां पर बात कही है। तो देहरादून से खबर है, दुर्गापुर से हर्रावाला स्टेशन पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बता दें आपको 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर हर्रावाला स्टेशन पहुंची ट्रेन। ऑक्सीजन टैंक को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने पर स्टेशन पर पहुंचे खुद सीएम तीरथ सिंह रावत और ऐसे में जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौजूद रहे। प्रदेश में हर रोज 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत है। मैट्रिक टन, ये आज 80 मैट्रिक टन यहाँ पे पहुँचा है और ये दोनों मंडलों में हम लोग इसको भेजेंगे। गढ़वाल मंडल के अंदर भी और टेरी में भी एक जो अपना वहाँ स्टोरेज है वहाँ जाएगा, वहाँ से ऊपर चमोली उत्तरकाशी
साथ में कुमाऊं मंडल में भी जाएगा। लिंडे अपना यहाँ पे जो सैदपुर में है वो प्लांट, तो उसमें ये स्टोरेज होगा, जाएगा। लिंडे वाले स्ट्रेन यहाँ पे आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं होगी। ये हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कोविड के प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और निजी अस्पताल प्रबंधकों के साथ बैठक कर कोविड की व्यवस्थाओं पर चर्चा की है। इस दौरान निजी अस्पतालों की मनमानी और मरीजों के साथ की जा रही लूट पर मंत्री बंशीधर भगत का पारा चढ़ गया। उन्होंने बैठक में निजी अस्पताल संचालकों की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को आदेश दिया कि जो भी निजी अस्पताल संचालक मनमानी करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान बंशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स विभाग के रवैये पर भी जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही बरत रहा है। ऐसे में विभाग के कर्मचारी अपने काम को बाखूबी निभाए, नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी निजी अस्पतालों या मेडिकल स्टोर के खिलाफ अनियमितताएं मिले उसको पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन खुद जांच कर कार्रवाई करेगा। हमने सरकारी जो मशीनरी है उसके लिए भी कहा है और प्राइवेट अस्पताल को विशेष रूप से कहा है कि एक तो बड़ी सख्ती से कहा है कि वो रेट लिस्ट वो लगाएं और कितने बेड हमारे पास आज उपलब्ध हैं, कितने भरे हुए हैं, कितने खाली हैं, ये कल से हम चेक करवाएंगे अपनी टीम से। ये हमने कह दिया कि उनको जो शोषण करेगा और बेड खाली होने के बाद भी बेड नहीं देगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये हमने कहा है। और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सारे माननीय विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। उस हिसाब से हम इस काम को फैलाना चाहते हैं, चाहे वैक्सीन का हो चाहे वो टेस्टिंग का हो, उसको फैला करके हम करना चाहते हैं। ऑक्सीजन की भी अभी कमी चल रही जिले में, उसकी वैक्सीन की अब कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की थोड़ा 19-20 है जिसको हम एक सप्ताह में ठीक कर लेंगे। हमने देहरादून से खबर, तीरथ सरकार ने लिया 2 अहम फैसले। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी तीरथ सरकार। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी खरीदेगी तीरथ सरकार। ग्लोबल टेंडर से दूर होगी वैक्सीन की किल्लत। भविष्य की योजना के लिए कमेटी का गठन किया गया है। एसीएस मनीष पंवार की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी में सचिव स्तर के अधिकारी शामिल किए गए हैं। कमेटी में सचिव स्तर के अधिकारी शामिल किए गए हैं। तीरथ सरकार ने अहम फैसला लिया है, 2 अहम फैसला लिया है। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी तीरथ सरकार। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी खरीदेगी तीरथ सरकार। ग्लोबल टेंडर से दूर होगी वैक्सीन की किल्लत। तो पुलिस कांस्टेबल के ग्रेड पे से जुड़ी बड़ी खबर। दरअसल डीजीपी ने कहा है अभी नहीं हुआ फाइनल निर्णय, शासन स्तर पर बातचीत जारी है। डीजीपी 2001-2002 में भर्ती जवानों को मिलना था 4600 ग्रेड पे। सहमति नहीं बनने पर 2800 ग्रेड पे पर पहुंचेंगे पुलिस कांस्टेबल। बता दें आपको, पुलिस कांस्टेबल के ग्रेड पे से जुड़ी बड़ी खबर है। डीजीपी ने कहा है अभी नहीं हुआ फाइनल निर्णय और ऐसे में निर्णय लिया जाएगा। शासन स्तर पर बातचीत जारी है। डीजीपी ने ये जानकारी दी है। 2001-2 में भर्ती जवानों को मिलना था 4600 ग्रेड पे। सहमति नहीं बनने पर 2800 ग्रेड पे पर पहुंचेंगे पुलिस कांस्टेबल। तो पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी ये बड़ी खबर, ग्रेड पे से जुड़ी ये बड़ी खबर। डीजीपी ने कहा है कि अभी नहीं हुआ फाइनल निर्णय, शासन स्तर पर बातचीत जारी है। 2001-2 में भर्ती जवानों को मिलना था ग्रेड पे, लेकिन अभी फिलहाल उस पर सहमति नहीं बनी है। इस पर बातचीत जारी है। बातचीत होने पर ही पता लग पाएगा कि ग्रेड पे इनका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा।
प्रशासन स्तर पर बातचीत जारी है। डीजीपी ने जानकारी दी है, बातचीत होने के बाद ही पता लगेगा कि ग्रेड पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 2001-2 में भर्ती कांस्टेबल की ग्रेड पे बढ़ाने की यहां पर बात सामने आ रही है। सहमति हुई तो 4600 ग्रेड पे होगा, अन्यथा 2800 ही ग्रेड पे किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। 2001-2 में भर्ती जवानों को मिलना था 4600 ग्रेड पे, सहमति नहीं बनने पर 2800 ग्रेड पे पर पहुंचेंगे पुलिस कांस्टेबल। देखिए, उनका इशू काफ़ी जेन्युइन है और हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इनके इशू को सेटल किया जाए। उस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक इसकी कमेटी का गठन किया गया है जो इनकी इस समस्या को में गहनता से जाएगी। अभी हमारे प्रयास जारी हैं। मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं शासन में। देखिए, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 7120 केस सामने आए। 24 घंटे में 118 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 4933 लोग ठीक हुए हैं। तो वहीं कोरोना के 76,500 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 4014 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 7000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जिले में कितने कोरोना बढ़े हैं उत्तराखंड में। देहरादून की सबसे पहले बात करते हैं। देहरादून में 2201 नए केस सामने आए हैं। नैनीताल की अगर बात करें तो 1152 नए केस सामने आए। उधमसिंह नगर में कोरोना के 813 नए केस सामने आए। हरिद्वार में कोरोना के 649 केस सामने आए हैं। उत्तरकाशी में कोरोना के 586 केस सामने आए हैं। तो बता दें आपको, कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी प्रयास सरकार कर रही है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में कोरोना के 368 नए केस सामने आए हैं। पौड़ी में कोरोना के 329 नए केस सामने आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अल्मोड़ा में कोरोना के 302 मामले सामने आए हैं। टिहरी में भी कोरोना बढ़ा है, 296 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं चमोली में भी कोरोना के 155 केस सामने आए हैं। हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते मामलों को देख लैब वालों ने भी जनता को लूटना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मुखानी स्थित पैथ काइंड लैब में, जहां आरटीपीसीआर टेस्ट के 1200 से अधिक रुपए वसूल किए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन के छापे में ये खुलासा हुआ है। पुलिस अब आरोपी लैब पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तो टीवी कलाकार राघव जुयाल ने दून पुलिस के लिए खालसा ग्रुप के माध्यम से 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराई है और राघव ने जल्द ही पुलिस कर्मियों को और भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराने का वादा किया है। राघव जुयाल का एसएसपी ने आभार जताया, साथ ही दूसरे लोगों से भी महामारी की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की सहायता की अपील की है। तो काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्य आंदोलनकारी समाज सेवी दीपक बाली ने स्थानीय एलडी भट्ट राज्य के चिकित्सालय में बने कोरोना अस्पताल का निरीक्षण किया। दरअसल मरीजों का हालचाल जानने के साथ साथ उनके उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रोगियों के तीमारदारों में संक्रमण न फैले, इसलिए उन्हें पीपीई किट और मास्क भेंट किए। ऐसा है कि यहाँ जो पेशेंट भर्ती हैं उनको किसी चीज़ की असुविधा तो नहीं है और किसी भी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। इसी चीज़ को मैं देखने के लिए आया था। डॉक्टर्स या टेक्नीशियन या कोई भी
ऐसी अव्यवस्था जिसको दुरुस्त किया जा सके, या भोजन में किसी तरीके की कोई कमी, तो सभी चीज़ ठीक है। खुद भी मरीजों से भी मैं बात की है, सब लोग बहुत संतुष्ट है इलाज से जो यहाँ चल रहा है। तो देहरादून पुलिस महामारी में जनता को राहत देने की कोशिश की है। दरअसल राजपूत थाना पुलिस ने 2 ऑक्सीजन से लैस ऑटो तैयार किया है। ये ऑटो आपात स्थिति में लोगों की मदद करेंगे। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत, एसपी सिटी सरिता डोभाल ने इन ऑटो का शुभारंभ किया। थाना पुलिस के प्रयास को सराहा। एसएसपी ने कहा कि फिलहाल ये ऑक्सीजन वाली ऑटो सेवा राजपुर से शुरू हुई है, इसे जल्द थानेवार जरूरत के हिसाब से शुरू किया जाएगा। नहीं जाएंगे। ये जो ऑटो एम्बुलेंस आज जिसका यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है, ये प्रदेश में पहली ऐसी सेवा शुरू की जा रही है जो ऑटो एम्बुलेंस की सेवा शुरू की जा रही है। और देश में भी मेरे को बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन तब ये बहुत शुरुआती चीज़ है। और ये जो ऑटो एम्बुलेंस है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, जैसे आपने सुना होगा हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस है, बोट एम्बुलेंस होती हैं और जो यूजुअल एम्बुलेंस होती हैं। तो ये जो कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मरीज़ को प्रॉब्लम होती है वो होती है ऑक्सीजन की। एक बार वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, एक बार वो हॉस्पिटल पहुंच के स्टेबलाइज हो जाए तो काफ़ी समय। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। ऋषिकेश में कोयल घाटी स्थित बड़ी सब्जी मंडी के बाहर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। रात करीब 1 बजे हुई इस घटना में मंडी के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने व्यापारियों को सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। तो शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है। रात 1 बजे ये आग लगी है। पीड़ितों को सहायता देने की बात कही है स्पीकर ने। तो आग का तांडव ऋषिकेश में देखने को मिला है। फिलहाल आग पर काबू पाने का भी प्रयास किया गया। भारी नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई करने की बात की गई है। तो मसूरी में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई देखी गई है। दरअसल पुलिस ने आज चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। लोग कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए बेवजह बाजार में घूमते हुए मिले। तो उधर हरिद्वार के ज्वालापुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिस प्रकार महाकुंभ मेला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस के साथ संपन्न करवाया है, उसी तरीके से आने वाली ईद की नमाज को ईदगाह ज्वालापुर में अदा करने की व्यवस्था जिला प्रशासन करवाए। उसको डिस्टेंस के साथ जितने लोग उसमें आ सके शहर के, वो करना है के साथ सैनिटाइजर के साथ ईदगाह में 1 घंटे का समय मिलना चाहिए नमाज के लिए। तमाम मुसलमानों मीडिया चैनल्स का स्वागत। ईद के रमजान के पर्व पर हमारी ये मांग है जिला प्रशासन से कि जिस तरह से कुंभ में 4 नाहन कोविड के चलते पूरी महामारी ने जोर पकड़ लिया था, उसके चलते फिर भी नाहन 27 का आखिरी नाहन कराया गया। हमारा निवेदन जिला प्रशासन से यही है कि ईदगाह में भी नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए मुसलमानों को। तो रुड़की की कलियर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क खुदाई कराकर सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि उनके मकान गहराई में जाने से बच सके। इस मौके पर पहुंचे क्षेत्र विधायक को एक ग्रामीण ने जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। विवाद के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान कुछ ग्रामीण हंगामे को शांत कराते हुए भी दिखाई दिए।
उधार मान जाते रहे मेरे पैसे मार रखे, कभी उधार लिए तेरे रिश्तेदार से, कभी तेरे में ठेकेदारी सड़क मांगी, मुझे काम देने वाला अल्लाह को रोटी मिल रही, सबको मिल रही। 1 करोड़ चल मस्जिद में हम चल ले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।